देखो भाई, क्रूड पेट्रोलियम को 70 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के इसकी विधि होती प्रभाजी आसवन। क्या बनता है पेट्रोल। 300 डिग्री पर क्या बनता है डीजल। तो पेट्रोल की ऑक्टे गुणवत्ता बताने वाली संख्या क्या कहलाती है ऑक्टेन संख्या। डीजल की क्वालिटी बताने वाली संख्या क्या कहलाती है सीटेन संख्या। याद कैसे रखोगे PETORL पेट्रोल की स्पेलिंग है। देखो PO ऑक्टेन हो जाएगा याद। PO ऑक्टेन हो जाएगा याद। पेट्रोल की क्वालिटी बताने वाली संख्या ऑक्टेन संख्या। डीजल डीजे बजेगा तो अपनी सीटी बजेगी। डीजे बजेगा सीटी बजेगी। डीजे बजेगा सीटी बजेगी। तो डीजल की संख्या सीटेन संख्या, पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या। देखो ऑक्टेन संख्या के बारे में पूरा बता रखा है अभी, इसमें याद करके जाना। ऑक्टेन संख्या देखो, ऑक्टेन संख्या नॉकिंग के गुण को ख़त्म करती है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी आपकी कॉलेज में बच्चे एक बाइक पर 4 से 5 बच्चे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद एक तो पीछे रहता है, लास्ट में लटका रहता है। एक तो भाई साहब खड़ा भी हो जाता है। बाइक की कैपेसिटी 2, वो बैठते हैं 6। एक पेट्रोल पंप पे आगे, वो पेट्रोल की जो टंकी होती है उसके आगे मुंह निकाल के बैठा रहता है। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी में से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं नॉकिंग। अगर आपने अच्छा पेट्रोल उपयोग किया तो नॉकिंग का गुण क्या हो जाता है ख़त्म, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यदि आपको ज़्यादा व्यक्ति बैठाने हैं, 5 से 6 व्यक्ति प्लेटिना बाइक पर, तो आपको अच्छा पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता बताती है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, आइसोक्टेन व एन हेप्टेन। इसकी संख्या कितनी होती है 80 से 90। देखो आप एक काम करना, जब पेट्रोल भरवाने जाओ ना तो उसके पास साइड में एक बड़ा सा पोस्टर लगा होता है मेन पेट्रोल पंप के सामने, जिसमें एक गुड्डे का साइन बना रहेगा। जो पेट्रोल पंप के इसको हैंडल को पकड़े के आपको फ़ोटो दिखाई जाएगी, जिसके सामने लिखा होगा हमारे यहाँ पे 95% ऑक्टेन संख्या का पेट्रोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखना। अब ऑक्टेन संख्या का मान बढ़ाने के लिए लेड टेट्राएथिल का उपयोग किया जाता है। लेड टेट्राएथिल या मेथिल दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है पॉल्यूशन, इसलिए उपयोग किसका किया जाता है एथिल एल्कोहल का। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं सीटेन संख्या। तो देखो सीटेन संख्या क्या होती है, मैंने बताया डीजल की क्वालिटी बताएगी, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन व सीटेन से मिलकर बनी होती है। सीटेन की संख्या 0। सीटेन की संख्या कितनी होती है इसमें 100%। देखो सीटेन की संख्या कितनी होती है इसमें 100%। अल्फा मिथाइल की 0%। इसकी रेटिंग कितनी होती है 48 से 50। ये आपको याद करके जाना है। लुब्रिकेंट क्या होता है स्नेक। देखो आपने साइकिल वगैरह चलाई होगी तो कई बार क्या होता है साइकिल में से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, तो आप क्या बोलते हो भाई इसमें ऑयल डलवा लेते हैं, ग्रीस डलवा लेते हैं। मतलब क्या है, जैसे 2 धातु हो गए, 2 धातु हो गई, आप इनको एक दूसरे के ऊपर रगड़ोगे तो क्या जनरेट होगी हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो ये धातु क्या हो जाएगी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। अगर ये धातु कमज़ोर होगी तो ये बताओ साइकिल आपके टूटने का खतरा रहेगा, आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए आप इसके इन दोनों के बीच में क्या डाल देते हो ऑयल डाल देते हो। क्या डालते हो ऑयल, जिससे फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है वो क्या हो जाए कम। 2 धातुओं को घर्षण से बचाने के लिए आप किसका उपयोग करते हो ल्यूब्रिकेंट का। किसका उपयोग करते हो, तो आपके पेपर में आ सकता है अभी एक अच्छे स्नेक के गुण क्या क्या है। तो कोक संख्या याद रखना, एसिड नंबर, और क्या हो जाएगा आपके पास साबुनीकरण मान। ये पूरा आप देख लेना अभी। देखो इस वाले चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनेगा आपसे प्राकृतिक व कृत्रिम ईंधन में अंतर क्या होता है। सेकंड बन सकता है एक अच्छे ईंधन के गुण। देखो अच्छे ईंधन के गुण क्या रहेंगे कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या दे आपको ऊष्मा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई जैसे दीपावली पे वो फुस बम आते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
आपने तुरंत जलाया, तुरंत ही क्या हो गया, ख़त्म, ये भी ख़राब है। ऐसा भी नहीं हो भाई आप ईंधन को जलाओ और आपकी मीटिंग यमराज से हो जाए, मतलब जहरीली गैसें नहीं होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ऐसा भी नहीं आप खरीद ही नहीं पाओ। ये सारी बातें आपको लिख के आनी है, मतलब क्या है, 7 से 8 पॉइंट आपको लिख के आने हैं अभी, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी मेमोरी कैपेसिटी को देखा जाता है। अब जैसे अच्छे ईंधन के गुण, तो आप जितना चाहो उतना लिख दोगे भी। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और इंजीनियरिंग करने वाला हर एक स्टूडेंट मेहनती होता है, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं, 3 चैप्टर मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद देखो, तो इस वाले पूरे में से आपको एक तो ये देख के जाना है, फैराडे का फर्स्ट नियम इम्पोर्टेंट है भाई, ये मिलने वाले क्वेश्चन है सीधे। फैराडे का नियम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही देख के जाने। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में से, इसके अलावा ये न्यूमेरिकल करवा रखे भाई मैंने, आप एक बार इस न्यूमेरिकल को देख के चले जाना भाई, तो भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा ही देता हूँ, पहले नियम पे न्यूमेरिकल आता है भाई, लगभग मिल जाता है अपने को, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन, देख लेते हैं अभी। फर्स्ट लो पे आते हैं भाई सारे जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे कि ये रहा भाई, एक कॉपर सल्फेट के विलयन में, इस वाले को देखते हैं, थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन। हाँ, 6 एम्पियर की करंट 30 मिनट तक के लिए प्रवाहित करवाने पर ये इतना पदार्थ क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, तब विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान ज्ञात कीजिए। देखो आई का मान कितना है, 6 एम्पियर, समय कितना दिया, 30 मिनट। देखो आपको मिनट में देगा, वो सेकंड में नहीं देगा। अगर मिनट में दे तो किसने से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से, कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। डब्लू का मान कितना दिया आपको, 10.08 ग्राम, कितना दिया है, 10.08 ग्राम। तो ये होता है फैराडे का फर्स्ट नियम, ये आपको याद करना है, मैंने बताया था अभी, आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है फैराडे का फर्स्ट नियम, आप पढ़ के चले जाना, बस स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो W बराबर ZIT, देखो W का मान आपको दिया है, Z का मान आपसे पूछा है, I का मान 6 एम्पियर, समय कितना दे दिया, 1800। आप इस पूरे को इधर डिवाइड करोगे, आपके पास ये वाला क्या आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, Z का मान। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है अभी। अगर आपके पास टाइम बच जाए तो संचरण को पढ़ जाना भी, एक क्वेश्चन आता है इससे। अभी अपने पास इतना टाइम है नहीं भी कि मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा सकूं। मैं आपको इतना बताऊंगा अभी कितना पढ़ के जाना है, आप अच्छे से पास हो जाओगे अभी। लास्ट में 2 क्वेश्चन और बनते हैं इससे। एक तो आपको ये वाला पढ़ के जाना है, गर्त संचारण क्या होता है, 3 नंबर में आएगा अभी, अगर आएगा तो। आपको क्या देखना है, देखो ये वाला एक बार आया था अभी कि संचारण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो धातु की क्रियाशीलता, अशुद्धि की उपस्थिति, धातु पर वायु या नमी की उपस्थिति, धातु पे क्या हो, मोड़ हो, खरोच हो, इनकी वजह से आप अलग अलग टेम्परेचर पर रख दो, अलग अलग pH में रख दो। ये सारे पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं। ये आंतरिक उपचार और ये क्या हो जाएगा, बाह्य उपचार। ये आंतरिक उपचार और बाह्य उपचार आप पढ़ के जाना भी। देखो इस चैप्टर में से मैंने आपको क्वेश्चन कितने करवाए अभी, देखो पहले वाले में 4, सेकंड वाले में से 2 क्वेश्चन, सोडा लाइम, जियोलाइट, और इस वाले से आपको फैराडे का नियम बताया। संचरण पढ़ के जाना चाहो पढ़ जाना। संचरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक उपचार और बाह्य उपचार। लास्ट वाला चैप्टर देख लेते हैं अपन, इंजीनियरिंग मटेरियल। देखो याद क्या रखना है, खनिज क्या होते हैं। खनिज जो खोद के निकाले जाएं, क्या करें, खोद, खनिज खै खोदना, हो जाएगा याद, खनिज खै खोदना, जो खनिज जमीन से खोद के निकाले जाए,
जो पदार्थ आपके कहाँ से निकाले जाए, ज़मीन से। कैसे निकाले जाए, खोद के। क्या बन जाएगा, खनिज। खनिज ख खोदना हो जाएगा याद, ये लिखवा रखा है अभी मैंने। देखो याद क्या करना है, तो खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना क्या हो, आसान, क्या कहलाएगा, अयस्क। क्या कहलाएगा, अयस्क। देखो सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव का अच्छा क्वेश्चन। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। देखो धातु क्रम क्या होता है, आपको देखो खनिज से क्या प्राप्त करोगे, अयस्क। जिस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा उसे क्या बोलते हो, धातु क्रम। क्या बोलते हो, धातु क्रम। तो देखो अगर अयस्क में धूल मिट्टी के कण है, इसे क्या बोलते हो, अधात्री या गैंग। अगर कोई मोटी अशुद्धि है, उनको गलाना है, तो किसका उपयोग करोगे, गालक का, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। याद करना, हो गया। देखो अधात्री व गालक में अंतर आ सकता है अभी 2 नंबर में, अच्छे से पढ़ के जाना। अब धातु क्रम क्या होता है, अभी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसे क्या बोलते हो, अयस्क का धातु क्रम। तो धातु क्रम के लिए कितनी विधि, 5। अयस्क का सांद्रण, प्रसादन, निस्तापन, भर्जन, शुद्धिकरण। देखो अयस्क का प्रसादन क्या है, तो ऐसे मान लो अयस्क में कुछ मोटी अशुद्धियाँ हैं, आप उनको उठाओगे, निकाल के कहाँ फेंक दोगे, बाहर। यही क्या होता है, अयस्क का प्रसादन। अयस्क का सांद्रण तो 4 प्रकार से होता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि, रासायनिक विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या करते हैं, ये ऐसे टेबल बनाते हैं, इधर से क्या बनाएंगे, टेबल, यहाँ रख देंगे अयस्क को, यहाँ से एक नल का पाइप लेके आएंगे, इसके ऊपर फ्लो करवाएंगे। देखो अयस्क क्या होता है, भारी, जबकि मिट्टी कैसी होती है, हल्की। मिट्टी कहाँ रह जाएगी, नीचे। अयस्क कहाँ रह जाएगा, इस टेबल पर। इसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। बस इतना आपको लिख के आना है। ये किसके लिए होती है, हेमेटाइट अयस्क के लिए। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है, हेमेटाइट अयस्क के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी हो जाएगी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो आपके शादी वादी में आपने दाल वगैरह पिसाई होगी, कुछ ऐसी मशीन ही आती है, ऊपर से क्या डाला आपने, अयस्क। अयस्क डालने पर यहाँ पे लगी होती है एक बेल्ट, अयस्क इधर से इधर आएगा। अब देखो ये अयस्क में किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की। किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की। और ये चुंबकीय, आपने 2 व्हील लगा रखे, पहिए लगा रखे। अयस्क यहाँ से आया बेल्ट से घूमता हुआ, ऐसे आ रहा है, ऐसे चल रहा है। तो देखो अयस्क में क्या है, मेटल, और इधर क्या लगा दिया आपने, एक चुंबक लगा दी। तो चुंबक के कारण धातु कहाँ अट्रैक्ट होगी, इसके पास आ जाएगी। मिट्टी को क्या बोलेगा, चला जाए भाई, तेरे से मेरा कोई काम नहीं है। देखो मेटल कहाँ इकट्ठा हो गया आपके पास, चुंबक के पास, और ये कहाँ चला गया, दूर। इसलिए नाम क्या पड़ गया, चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, लोहे के अयस्क के लिए। देखो ये हो गया भाई झाग उत्प्लावन विधि। याद रखना ये विधि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए उपयोग में ली जाती है, ये आया हो क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं अभी, पानी डालते हैं, पानी में क्या डालेंगे, चीड़ का तेल। इसमें झाग को उत्पन्न करने के लिए सोडियम एथिल जेंथेट मिलाया जाता है, सोडियम एथिल जेंथेट। आप क्या फ्लो करवाओगे, एयर। एयर के फ्लो करवाने पर इसमें बनेंगे झाग। क्या बनेंगे, झाग। झाग कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, ऊपर। इस झाग को ही क्या बोलते हैं, धातु। अशुद्धि कहाँ रह जाएगी, नीचे। बस इतना सा आपको लिख के आना है। और एल्युमिनियम के लिए कौन सी आ जाएगी, रासायनिक विधि। आपको भर्जन व स्थापन को याद रख के जाना है। देखो दोनों में एक अंतर बता देता हूँ अभी मैं, एक सेकंड रुक जाओ अभी थोड़ा सा। भर्जन व निस्तापन में अंतर को याद करके जाना है। देखो भर्जन क्या होता है, भर्जन जो होता है, भर्जन के अंतर्गत याद रखना है कैसे। भर्जन का मतलब क्या, बह आ रहा है ना अभी। भर्जन का मतलब देखो, इसको देखो, भर्जन बह आ रहा है, बह से रहेगा भरी होना। भर्जन बह भरी होना, भरी क्या होगी, हवा।
क्या भरी होगी? हवा। आपके पास ऐसे तो नहीं 200-300 करोड़ रुपए भरे रहेंगे, आपके पास क्या है? हवा, वही फ्री मिल रही है अपने को। तो भरजन भय भरी क्या होगी? हवा। निस्तापन न आ रहा है ना अभी, नहीं होगी, क्या नहीं होगी? हवा। तो देखो वायु की उपस्थिति में जो किया जाता है भर्जन, वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है कौन सा हो जाएगा? निस्तापन। हो जाएगा याद? भर्जन भय भरी होना वायु की उपस्थिति में, निस्तापन नहीं होगी, क्या नहीं होगी भाई? वायु नहीं होगी। तो याद रखना है, दोनों में अंतर पढ़ के जाना है आपको अच्छे से। अब चैन पढ़ के जाना है, कार्बन द्वारा ये वाला। आपसे सीधा बोलेगा धातु क्रम के सामान्य सिद्धांत बताइए। तो धातु क्रम के सामान्य सिद्धांत में आपको क्या लिख के आना है अभी? एक तो प्रसादन, सांद्रण, भर्जन व निस्तापन, अपचयन और धातु का शुद्धिकरण। अब दो क्वेश्चन और बनते हैं भाई इसमें। एक तो सीमेंट वाला, देखो एक तो बनता है सीमेंट, आपको भी सीमेंट पढ़ के जानी है, आने वाला क्वेश्चन। देखो सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ औसफदीन ने। ये रही सीमेंट। सीमेंट में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, फेरस, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, ये सारे आपको याद करके जाने हैं। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने बता रखी, इसमें अच्छे से समझा रखा है अभी। सीमेंट का वर्गीकरण वगैरह देख लेना एक बार। सीमेंट के जमने की क्रिया, इसको मैं समझा देता हूँ भाई। देखो आपने सीमेंट में क्या मिलाया? पानी। सीमेंट में क्या मिलाया? पानी मिलाने पर यह लचीले प्लास्टिक के जैसे द्रव्यमान में बदल जाती है। अरे भाई घर में काम किया होगा, सीमेंट को देखा होगा, पानी मिलाओगे तो लिक्विड सा बन जाता है। 8 से 10 घंटे बाद वह सूखना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है? कठोर। इसका जमने की क्रिया कोई, इसे क्या बोलते हैं? जमने, सीमेंट का जमना। तथा यह अगर अभिक्रिया पानी के साथ लगातार होती रहे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कठोरीकरण। क्या बोलते हो? इस सिंपल भाषा में बताऊं भाई आपको, पानी मिलाया, जमना स्टार्ट हो जाएगी, 15 से 20 घंटे बाद क्या हो जाएगी? वो कठोर पत्थर की तरह कन्वर्ट हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? सीमेंट का कठोरीकरण। देखो आपसे मैंने एक क्वेश्चन तो वो पूछा भी, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। देखो सीमेंट में जमने के समय को बढ़ाना है आपको और एक कम करना है। जमने के समय को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जमने के समय को बढ़ाने के लिए, तो इसको ट्रिक बता देता हूँ भाई। जमने के समय को बढ़ाना है, बढ़ाना है मतलब कुछ ऐड करना है, सम, तो सम से आ जाएगा जिप्सम। क्या जाएगा? जिप्सम। जय जमना जिप्सम, जय जमना, जमना मतलब जमने के समय को बढ़ाना है, बढ़ाना है तो क्या मिलाना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा, सम करेगा मतलब जिप्सम। कम करना है मतलब मिनिमम करना है, इंग्लिश में क्या होता है? मिनिमम करना है, तो यहाँ से आएगा एल्यूमिना। क्या मिलाओगे? एल्यूमिना। मीना से मिनिमम। जमने के समय को बढ़ाना है, जिप्सम कम करना है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिना। क्या मिलाओगे? एल्यूमिना। जैसे भाई आप में से बहुत सारे सिविल के स्टूडेंट होंगे, आप अगले सेमेस्टर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, सीमेंट के बारे में। देखो आपने एक घर बना लिया, घर बनाने के बाद मान लो आपको जल्दी जल्दी सुखाना है उसको, तो आप क्या मिला दोगे? ज़्यादा मात्रा में जिप्सम। जल्दी जल्दी नहीं सुखाना, धीरे धीरे सुखाना है, तो क्या मिला दोगे? एल्यूमिना। ये पढ़ के जाना। देखो कांच के बारे में ये विधि पढ़ के जाना। ये क्या होती है? एनीलिंग जिसे बोलते हो। कांच को उच्च तापमान पर गर्म करेंगे, उसको धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाती है? एनीलिंग कहलाती है। अगर आप जल्दी जल्दी गर्म करोगे तो कांच क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। याद रखना। अब कांच के प्रकार मैंने इसमें लिखवा रखे हैं अभी, या पढ़ लेना थोड़ा सा। पायरेक्स कांच हो गया, क्रुक्स कांच हो गया, सोडा कांच हो गया, सोडे की बोतल में सोडा कांच, पोटास फिलिट कांच, जो आप भाई चश्मे वगैरह पहनते हो आँखों में, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, फिलिट कांच का बनाया जाता है। ये रबड़ पढ़ के जाना है आपको। रबड़ जो बनता है हीबिया बेसिलिस नामक पादप के दूध से बनाया जाता है। देखो ये रहा। रबड़ कितने प्रकार के हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये किससे मिलता है प्रकृति में? हीबिया बेसिलियस के दूध से मिलता है। एक पेड़ होता है अभी, पेड़ के दूध से मिलता है। जैसे आपने देखा होगा अभी बरगद के पेड़ को जब अपन मारते हैं तो दूध सा निकलता है थोड़ा सा, ऐसा ही सेम होता है। इसे क्या बोलते हो? लैक्टस
इसमें क्या रहता है, पानी, शुद्ध रबड़, और ये रहता है भी अन्य पदार्थ, रेजिन हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया। लेकिन समस्या क्या है, प्राकृतिक रबड़ इतना लिक्विड में होता है कि आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर। क्या मिलाते हैं, सल्फर। सल्फर मिलाने पर कैसा हो जाता है, ये हार्ड। इस विधि को ये क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। प्राकृतिक रबड़ में सल्फर को मिलाकर गर्म करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, क्रिया ही क्या कहलाती है आपके पास, वल्कनीकरण। क्या कहलाती है, वल्कनीकरण। तो ये देख लेना अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ जाना। उच्च ताप से पदार्थ क्या होते हैं, वे नाम से देखो, वे पदार्थ जो गर्म करने पर ज़्यादा तापमान को सहन कर सके बिना टूटे फूटे। जैसे कि आप भाई इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके पास इतनी फाइल बनवाते हैं, इतना सेमेस्टर का काम करवाते हैं, फिर ऊपर से कोचिंग वगैरह आप कर लेते हो, कई बार टीचर की डांट भी सुननी पड़ती है, फिर भी आप इंजीनियरिंग करते हो, नहीं करते।